दान सभी कामों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके तले मानवता पलती और बढ़ती है। लेकिन इसी दान की आड़ में अगर आम आदमी के अधिकारों को छीना जाने लगे तो क्या होगा? क्या आपको पता है भारत में आज भी एक ऐसा कानून लागू है जो आम आदमी के संपत्ति के अधिकार को ताक पर रखता है। जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि ये घर आप बेच नहीं सकते क्योंकि इस पर आपका अधिकार नहीं है, तो यकीनन आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है तमिलनाडु के त्रिची के पास तिरुचंथुरई गांव से। हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले इस पूरे गांव को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे। रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्हें बताया गया कि ये जमीन उनकी नहीं है बल्कि वक्फ की है और अब इस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में वक्फ संपत्तियां जांच के घेरे में हैं। इसे लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी कार्रवाई कर रही है। वहीं कर्नाटक में कथित वक्फ बोर्ड द्वारा 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के सामने आने के बाद वक्फ बोर्ड कानून को हटाने की मांग हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी वक्फ की संपत्तियां जांच के दायरे में आ चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बात। क्या आपको पता है कि रेलवे और रक्षा क्षेत्र के बाद भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है और उन संपत्तियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है? इन सभी सवालों का जवाब है वक्फ बोर्ड। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड और इस बोर्ड के जरिए की गई धांधलियों और वक्फ एक्ट के बारे में। वक्फ बोर्ड का गठन 1964 में भारत सरकार ने वक्फ कानून 1954 के अधीन किया था। इस्लाम में धर्म के लिए किया गया दान वक्फ कहलाता है। वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार कोई भी संपत्ति जो लंबे समय से धर्म के काम में इस्तेमाल हो रही है तो उसे भी वक्फ माना जाता है। वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को, चाहे वह निजी हो, सोसाइटी की हो या फिर किसी भी ट्रस्ट की हो, उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। यही नहीं, जब वक्फ बोर्ड किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करते हैं तो ऑर्डर की कॉपी तक देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी उसके बाद वहां जो रह रहा होगा वह कब्जा करने वाला माना जाएगा। उसके बाद वक्फ बोर्ड जिला मजिस्ट्रेट को जगह खाली करने का निर्देश देगा, जिसे जिला मजिस्ट्रेट मानने के लिए बाध्य होगा। वक्फ पूर्ण रूप से एक मजहबी संस्था है जो मजहब की आड़ में भू माफिया में परिवर्तित हो गई है। वक्फ के नाम पर कैसे धांधली हो रही है, इसकी सूची बहुत लंबी है, इसलिए हम कुछ उदाहरणों से आपको वक्फ की धांधली के बारे में बताते हैं। 2009 में रातों रात दिल्ली के एक फ्लाईओवर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर कोई धार्मिक निर्माण नहीं होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है और दिल्ली के फ्लाईओवर के ऊपर बनी मस्जिद 2010 में पंजीकृत पाई जाती है। दूसरा मजेदार उदाहरण, 2018 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में दावा किया कि ताजमहल को शाहजहां ने वक्फ बोर्ड के नाम पर किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि पहले शाहजहां के सिग्नेचर लेकर आए। दुख की बात है कि वक्फ बोर्ड ने भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ा। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जताया। इसी तरह से एक और उदाहरण है राजस्थान सरकार की जमीन का, जहां रातों रात 4 दीवारी खड़ी कर दी जाती है और वक्फ उस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम पर पंजीकृत कर देता है। वर्तमान में चल रहा ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद, जो आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें शिवलिंग मिला, इस जमीन पर भी वक्फ ने अपना दावा किया। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी, जो कि 2020 में बढ़कर 8 लाख एकड़ हो गई है। वर्ष 2020 जुलाई तक कुल 6,59,877 संपत्तियां वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। राज्यों के वक्फ बोर्ड में पश्चिम बंगाल में 80,000, कर्नाटक तमिलनाडु में 53,000, केरल में 42, पंजाब में 36, तेलंगाना में 28,
राजस्थान में 23, मध्य प्रदेश में 24, महाराष्ट्र में 20 और हरियाणा में 22 तो गुजरात में 21,000 वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी में वक्फ संपत्ति के पास 1.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। दिल्ली में वक्फ संपत्ति के वर्तमान मूल्य का अनुमान 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें देश भर की करीब 8 लाख जमीन है। महाराष्ट्र की बात करें तो वक्फ के पास जो कुल भूमि है उसकी अनुमानित कीमत 93,418 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 1,22,839 वक्फ संपत्तियां हैं। देश भर में 49 से अधिक पंजीकृत वक्फ हैं। वक्फ की संपत्तियां पूरे भारत में फैली हुई हैं, लेकिन कई राज्यों में वक्फ की संपत्तियों की जांच हुई ही नहीं है। अगर जांच हुई होती तो संपत्ति के आंकड़े कई गुना ज्यादा होते। यही नहीं, वक्फ ने इतनी ज्यादा संपत्तियों पर अपना कब्जा कर लिया है कि वो खुद इन संपत्तियों की देख-रेख तक नहीं कर पा रहा है। वक्फ बोर्ड के खुद के लोग ही जमीन को हड़प रहे हैं, जमीन को औने पौने दामों में बेच दिया जा रहा है। वक्फ की जमीन का इस्तेमाल इस्लाम से जुड़े धार्मिक कार्यों में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक स्कूल चलाने, कब्रिस्तान बनाने, मस्जिद बनाने या फिर शेल्टर होम बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड की धांधली इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम आपको समय के अभाव में कुछ उदाहरण से ही समझा सकते हैं। वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों को आय बढ़ाने के नाम पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बिल्डरों को लीज पर दे देते हैं। कुछ वर्षों पहले पानीपत नगर निगम की लगभग आधा एकड़ भूमि को वक्फ बोर्ड ने 2 दर्जन दुकानदारों को दे दिया और उनसे किराया वसूलते हैं। इसी तरह से मेरठ में 10 बीघा भूमि को शराब निर्माता विजय माल्या को बेच दिया गया, जहां शराब की फैक्ट्री का संचालन होता है। इसी क्रम में हजरतगंज में वक्फ संपत्तियों का तो पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ बहुत सी संपत्तियों पर वक्फ के लोगों ने ही कब्जा कर लिया तो कुछ आपसी मिलीभगत से बेच दी गई। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वक्फ बोर्ड को अपनी इस धांधली और घोटालों के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई बार कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है, जिसमें इस बोर्ड के खिलाफ कई केस कोर्ट में चल रहे हैं। उन्हीं केसों में से एक केस है राजस्थान सरकार की जमीन का, जिस पर वक्फ बोर्ड ने रातों रात 4 दीवारी खड़ी करके उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। अब इसी केस में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा, इस्लामिक मान्यता के अनुसार इबादत के लिए सार्वजनिक तौर पर उपयोग में लाई गई जगह पर ही वक्फ अधिकार जता सकता है। ऐसी कोई संपत्ति जो वक्फ बोर्ड को किसी ने दान में दी हो, राज्य सरकार ने भूमि को इस्लामिक धार्मिक कार्य के लिए अनुदान में दी हो, भूमि के मालिक ने वक्फ के नाम पर दस्तावेज बनाकर सौंपे हों, स्वतंत्रता से पूर्व हस्तांतरित की गई किसी भी भूमि या संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का कब्जा मान्य नहीं होगा और ना ही उससे जुड़े दस्तावेज। वक्फ को संपत्ति के बारे में ये भी बताना होगा कि उन्होंने उसे किससे प्राप्त की है। अगर वक्फ बोर्ड दस्तावेज नहीं देता है या फिर ये नहीं बताता है कि उसे ये संपत्ति कहाँ से मिली, तो उस संपत्ति पर वक्फ का अधिकार नहीं होगा। और अगर भूमि या संपत्ति का मालिक देश छोड़कर भाग चुका है तो वो संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 2017 के तहत भारत सरकार के अधीन मान ली जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक धर्म को अधिकार देने वाले इस कानून की कुछ शक्तियां जरूर सीमित हो जाती हैं, लेकिन अभी भी ये कानून एक धर्म के नाम से ही जाना जा रहा है। मुस्लिम वक्फ एक्ट 1995 समाज में इस तरह के कानून की जरूरत ही क्यों है जो किसी एक धर्म को प्राथमिकता देता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड जैसी सांप्रदायिक संस्थाएं आज के धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई औचित्य रखती हैं? सरकार को इस कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात में। जय हिंद।